आज के मुख्य समाचार। फोन टैपिंग मामले में आरोपी मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे की जमानत पर 16 को सुनवाई। देश में कोरोना के नए मामले औसतन 15,000 से अधिक हो गए। रिजर्व बैंक ने रिकवरी एजेंट की मनमानी, अगर ग्राहक को हुई परेशानी तो हो कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हत्या में एक को बरी करते हुए कहा, संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता। मुंबई एनएसी फोन टैपिंग मामले के आरोपी और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे ने ट्रायल कोर्ट की ओर से जमानत याचिका खारिज करने के बाद का दरवाजा खटखटाया है। उनकी जमानत याचिका पर हाईकोर्ट 16 अगस्त को सुनवाई करेगा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए संजय पांडे ने एक अलग याचिका भी दायर की है। इसमें उन्होंने धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के आरोपों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है। दोनों याचिकाओं को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति जसमीत सिंह के समक्ष 16 अगस्त को सूचीबद्ध किया गया है। पांड्या ने धनशोधन मामले में निचली अदालत के 4 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया था। निचली अदालत ने कहा था कि उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया पता चलता है कि वो एनएसी में कॉल रिकॉर्डिंग और निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल थे तथा वहां के कर्मचारियों के साथ ही आईसेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ सीधे संपर्क में थे। उन्होंने ही इस कंपनी की स्थापना की थी और यह कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साइबर सुरक्षा ऑडिट के लिए जिम्मेदार थी। प्रवर्तन निदेशालय ने 19 जुलाई को पांड्या को गिरफ्तार किया था और वो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने 14 जुलाई को फोन टैपिंग मामले में एनएसी की पूर्व प्रबंधन निदेशक एमडी चित्रा रामकृष्ण को गिरफ्तार किया था। मुंबई देश में रोजाना कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के नए मामले औसतन 15,000 से अधिक हो गए हैं। इस बीच स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान केंद्र सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। बांद्रा पश्चिम में लिंकिंग रोड स्थित गजेबो मार्केट में गुरुवार रात बाइक सवार 3 लोगों ने 3 राउंड फायरिंग की। बाइक सवारों ने इलाके में स्टॉल लगाने वालों को जान से मारने की धमकी भी दी। मौके पर पहुंची खार पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस को संदेह है कि यह एक खिलौना बंदूक थी और एक होर्डिंग पर उससे निकली गोली की तलाश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना शाम 7:45 बजे लिंकिंग रोड पर हुई। पुलिस सूत्रों ने कहा कि उन्हें इस गोलीबारी के पीछे भूमाफिया के लोगों का हाथ होने का संदेह है। उन्हें लगता है कि माफिया इस जमीन को हथियाना चाहते हैं और इस जगह पर अवैध फेरीवालों को बैठाना चाहते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि तीनों लोग एक काली बाइक पर आए और हवा में 2 राउंड और एक होर्डिंग पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद आरोपियों ने कुछ फेरीवालों को धमकी दी कि वे मौके पर स्टॉल न लगाएं। बकौल मिड डे खार पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर मोहन माने ने कहा कि हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि फायरिंग में इस्तेमाल की गई बंदूक असली थी या टॉय गन। हम आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रहे हैं। हम उस गोली की तलाश कर रहे हैं जो बाजार में लगे बोर्ड पर मारी गई थी। मुंबई आज के समय में अगर आपने किसी बैंक या ऐप से लोन लिया है और किसी कारणवश आप उसका पैसा समय पर वापस नहीं कर पाते हैं तो रिकवरी एजेंट आपको परेशान करके रख देते हैं जब तक कि आप उनका पैसा वापस नहीं कर देते। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने एक नोटिस जारी करते हुए उन्हें चेतावनी दी है कि अगर लोन लेने वाले ग्राहक को किसी भी तरह से परेशान किया जाता हुआ पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिजर्व बैंक ने रिकवरी एजेंट की मनमानी को लेकर कहा है कि मार कुटाई, गाली गलौज, बार फोन, सुबह 8 से पहले या शाम 7 के बाद कॉल नहीं करना है। अगर एजेंट कर्जदार के नाते रिश्तेदारों को परेशान करते हुए पाए जाते हैं तो उन्हें भी दोषी माना जाएगा। यह आदेश सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंकों के साथ कर्ज देने वाली छोटी कंपनियों या ऐप आधारित लोन कंपनियों के लिए भी जारी किया गया है। अक्सर देखा गया है कि लोन ऐप फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया पर लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। चूंकि लोग अपना ज्यादातर समय इसी पर बिताते हैं तो इन्हें कस्टमर प्राप्त करने में मुश्किल भी नहीं होती। साथ ही ये बिना कागजात कुछ मिनटों में लोन का वादा करते हैं जिससे लोग बिना शर्तें जाने इनके पास चले जाते हैं। आमतौर पर ये ऐप कुछ इन तरीकों से लोगों को फंसाते हैं। ये ऐप अपने विज्ञापन में बैंक से आसान प्रक्रिया का भरोसा दिलाते हैं। अक्सर ये मोबाइल पर फोन कर आपसे कनेक्ट करते हैं। अक्सर देखा गया है कि इन ऐप पर आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए बिना ही लोन दे देते हैं।
इन कंपनियों का जाल कोरोना के दौरान काफी फैला क्योंकि लोगों के लिए यह समय आर्थिक तंगी का था। इंस्टेंट लोन देने वाली ये ऐप आपसे गारंटी भी नहीं मांगती। ऐसे में युवा आसानी से इस ओर आकर्षित हो जाते हैं। ये है फ्रॉड के आम तरीके। ये कंपनियां क्रेडिट कार्ड कंपनियों और सिबिल कंपनियों से ऐसे लोगों को हिट करती हैं जिनकी आर्थिक हालात ठीक नहीं है। ये उन जगहों से मोबाइल नंबर जुटाते हैं जहां निम्न मध्यम या मध्यम वर्ग के लोग समूह में आते हैं, जैसे फैक्ट्री या फिर स्कूल। ये अक्सर छोटी रकम के लिए लोन ऑफर करते हैं, जैसे मोबाइल की खरीद या फिर 5,000 से 10,000 के पर्सनल लोन। एक बार फंसने के बाद ये 500% की दर से भी ब्याज वसूलते हैं। कई बार ये पूरा पैसा भी आपके खाते में नहीं डालते, बल्कि 3 से 5 किस्तें पहले ही अपने पास रख लेते हैं। ये आपके कॉन्टैक्ट और फोटो वीडियो एक्सेस कर लेते हैं और इसके साथ ब्लैकमेलिंग करते हैं। कैसे रहे सुरक्षित? सिर्फ बैंक या रजिस्टर्ड गैर वित्तीय संस्था से ही लोन लें। लोन लेने से पहले रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जाकर उस कंपनी की प्रामाणिकता जांच लें। कोई भी यदि बिना कागजात लोन दे रहा है तो मान लीजिए वह फर्जी ही है। लोन कंपनी यदि प्रताड़ित करे तो तुरंत पुलिस से संपर्क करें। अगर आप फेसबुक या इंटरनेट पर कहीं भी लोन पेशकश देखकर लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप पहले रिजर्व बैंक पर जाकर रजिस्टर्ड लैंडर्स की लिस्ट देख लें। रिजर्व बैंक ने आपकी सहूलियत के लिए उन ऐपों की एक सूची प्रकाशित की है जो RBI साथ पंजीकृत हैं। नई दिल्ली उच्चतम न्यायालय ने हत्या के एक मामले में एक व्यक्ति को बरी करते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि किसी आरोपी को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह संदेह कितना भी पुख्ता क्यों न हो। न्यायमूर्ति B.R. गवई और न्यायमूर्ति P.S. नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि एक आरोपी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे उचित संदेह से परे दोषी साबित नहीं किया जाता। पीठ ने कहा, यह स्थापित कानून है कि संदेह, चाहे कितना भी पुख्ता क्यों ना हो, उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता। किसी आरोपी को संदेह के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वह संदेह कितना भी पुख्ता क्यों ना हो। शीर्ष अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष उन घटनाओं की श्रृंखला को स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। पीठ ने कहा, इस मामले में हम पाते हैं कि सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के फैसले और आदेश टिकाऊ नहीं हैं। शीर्ष अदालत पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील पर विचार कर रही थी। उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 हत्या और धारा 201 साक्ष्य मिटाने के तहत दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।